चलिए। सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपशिखा परमार। सो आई होप आप सभी लोग बेहतरीन सेशन के साथ बने रहेंगे। चलिए, सो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम समझते हैं कि जिसने भी 10th क्लास को पास आउट किया है एंड सब्जेक्ट साइंस लिया है, बायो लिया है, उसको अब क्लास 11th एंड 12th की साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी तक तो ये था कि 10th तक चलो पढ़ लिया, पास हो गए, कोई बात नहीं। अब जो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं साइंस में वो पूरे टेक्निकल होते हैं। सभी टेक्निकल चीजों को समझने के लिए हमें उसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, 10th तक तो हमने सोचा था कि चलो ठीक है, कोई ना, याद कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अब कहानी याद ही नहीं है, क्योंकि आप कितना ही याद करेंगे, कितना ही रटेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लेंदी लेंदी चैप्टर हैं, उनकी थ्योरी भी बहुत ज्यादा है। सो इसको डिस्कस करते हुए और इसको मद्देनजर रखते हुए हम आगे के सेशन को स्टार्ट करेंगे एंड क्लास 11th एंड 12th की बायोलॉजी देखेंगे। अब जिसने 10th पास आउट किया है वो क्लास 11th में इंटर करेगा, सो क्लास 11th में उसकी बायो देखेगा, अगर उसका सब्जेक्ट साइंस है, बायो है तो, एंड देन उसके बाद वो 12th में आएगा। सो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम जिस क्लास में इंटर कर रहे हैं या हमने जिन सब्जेक्ट्स को लिया है, आखिर उस सब्जेक्ट में हमें किन किन टॉपिक्स को लेके चलना है, कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है, आखिर उसमें यूनिट कितनी है। क्योंकि जब तक हमें पूरा व्यू नहीं पता होगा, ओवरव्यू, जब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि चलो साइंस ले लेते हैं तो साइंस ले लो, बायो ले लो, किसी ने बोला मैथ्स ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, बिल्कुल नहीं। हमें पता होना चाहिए आखिर कि जिसे हम चूज कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट को, आखिर उसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या उसकी स्पेशलिटी है जिसके कारण हम उसे चूज कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसी उम्मीद करते हैं जिनने भी साइंस लिया है या बायो लिया है वो ये सोच के ही आए होंगे कि उसमें आखिर हमें क्या पढ़ना है, किस टाइप का मैटर दिया हुआ है इसमें, ये सारी चीज हमने देखा है, उसके बाद हमने ये चूज किया है। और अगर जिसको नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं, तो डोंट वरी, हम आज डिस्कस करेंगे कि साइंस लिया है, अगर आपने बायो लिया है 10th के बाद, तो आखिर हमें 11th में क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है एंड 12th में क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। चलिए, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आई एम दीपशिखा परमार, और अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, आई एम दीपशिखा परमार, बायोलॉजी स्टूडेंट में स्टूडेंट बायोलॉजी की हूँ एंड साथ ही साथ मैं टीच करती हूँ बायोलॉजी को, साइंस पढ़ाती हूँ बेहतरीन एनिमेशंस के साथ, ताकि आपको इजीली सभी कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। चलिए, सो आइए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि आखिर हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्लाइड पे साफ साफ दिखाई दे रहा है क्लास 11th बायोलॉजी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th में आखिर कौन कौन सी यूनिट है, किसमें कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर में हमें क्या बात को जानना है, किसे डिस्कस करना है ना। सो ये सारी चीज आज हम जानेंगे। उससे पहले, अगर आपने अभी अभी इनिशियली 11th में एंटर किए हैं, आपको कोई भी उसकी एबीसीडी नहीं पता है, तो उसको जानने के लिए आइए हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए, सो जो भी क्लास 10th को पास करके आए हैं, अभी तक उन्हें क्या पता है कि हमने ऑलरेडी कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, 6 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जिसमें हमने क्या देखा, मैथ्स देखी, साइंस देखी, इंग्लिश देखी, हिंदी देखी, संस्कृत देखी, और क्या देखा, एक और सब्जेक्ट देखा था ना। चलिए ठीक है, जो भी है 6 सब्जेक्ट देखे। चलिए, वो तो कहानी हो गई। हिंदी इंग्लिश हमारी हमेशा साथ चलने वाली है कॉलेज तक। लेकिन अब हम जिस चीज को चूज कर रहे हैं वो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जिसके हम क्या स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं, या फिर हम जानते हो उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से। तो उसको जानने के लिए हमें उसका नॉलेज होना चाहिए, है ना। सो अगर आपने साइंस लिया है तो हम ये देखेंगे कि साइंस में आखिर क्या क्या चीजें होती हैं। 10th क्लास में आपने देखा होगा जो साइंस होती है, 10th क्लास की साइंस को आपने क्या देखा होगा, दिख रहा है आपको ये कलर? ओके। 10th क्लास की साइंस में आपने देखा होगा कि पूरी एक बुक होती है। उस बुक में हमें पढ़ने पड़ते हैं कुछ फिजिक्स के पार्ट, कुछ केमिस्ट्री के पार्ट एंड कुछ बायो के पार्ट। अब ये एक ही बुक में देखा होगा आपने, है ना। तो साइंस में हमने 10th क्लास तक क्या देखा है, हमने देखा है क्या, हमने देखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्लियर। सो आप 10th को पास करके आए हैं तो आपको बेसिक सा नॉलेज होगा कि क्या होता है फिजिक्स, क्या होता है केमिस्ट्री एंड क्या होता है बायो। ठीक है, फिर भी अगर नहीं पता है तो जो भी चीज दिखाई देती है, मोशन वगैरह, ये सारी चीज फिजिक्स में आती है, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज फिजिक्स में आएगी। केमिस्ट्री में आती है जो भी प्रोसेस हो रही है, आखिर वो क्यों हो रही है,
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपकी अपनी ही बॉडी से रिलेट करके आपको समझाती हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो क्या क्या चीजें हैं। क्लियर? अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो जैसे मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ और कुछ पल के बाद मैं यहाँ पर आ गई, तो दैट इज फिजिक्स। तो मोशन हो रहा है, आप जो देख पा रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में मेरा स्टेट चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गई, दैट इज फिजिक्स। मतलब फिजिक्स क्या है? मोशन, जो भी मूवमेंट है दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज क्या होती है? फिजिक्स में आती है। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? अब आपने ये देखा होगा, मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, हाथ हिला रही हूँ, अपनी लोकेशन चेंज कर रही हूँ, ऐसे ही तो कर नहीं रही हूँ। उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए, है ना? और एनर्जी कैसे बनती है हमारी बॉडी में, सभी जानते हैं। हमारी सेल, जिससे पूरी बॉडी बनती है, उसके अंदर हर एक बॉडी सेल बॉडी के अंदर एक रिएक्शन चलती है, जैसे एनर्जी रिएक्शन बोलते हैं। कैसे? यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। क्लियर? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, खाना खाते हैं, उससे ग्लूकोज मिलता है, दोनों मिक्स होकर रिएक्शन करते हैं सेल के अंदर, सो एटीपी बनाते हैं, जैसे एनर्जी बोलते हैं, और CO2 रिलीज करते हैं, जिससे हम वापस इनहेल एक्सहेल करते हैं। क्लियर? तो ये तो एनर्जी रिएक्शन है। इसका क्या संबंध है इससे? तो हर एक सेल के अंदर ये जो रिएक्शन चल रही है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। और उस एनर्जी की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? अपनी लोकेशन चेंज कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये किसके कारण संभव है? केमिस्ट्री के कारण। यही क्या है? हमारी केमिस्ट्री। हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, वही है केमिस्ट्री। क्लियर है? तो आपको फिजिक्स समझ में आया, मेरे लोकेशन, स्टेट, ये सारी चीजों में चेंजेस फिजिक्स है। एंड फिजिक्स किसके कारण पॉसिबल है? केमिस्ट्री के कारण। जब तक रिएक्शन नहीं होंगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, पूरी भोजन का पाचन नहीं होगा, जब तक हम लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी मस्ट बी इंपॉर्टेंट। सारी रिएक्शन, सारी लोकेशन या फिर सारी चीजों के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी केमिस्ट्री की। अब बायोलॉजी की बात करें तो क्या होता है बायोलॉजी? सोचा आपने, केमिस्ट्री समझ में आ गई। जो भी हमने खाया है उसका ब्रेक डाउन होना, हमने रोटी खाई है, उसमें से स्टार्च, ग्लूकोज, ये सारी चीज कन्वर्ट होगी, ब्रेक होगा, ये हमारी केमिस्ट्री हो गई। क्लियर? केमिस्ट्री हो गई। और केमिस्ट्री से क्या हुआ? रिएक्शन बन गई, तो एटीपी का फॉर्मेशन हो गया और एनर्जी मिल गई, तो हमने मूवमेंट कर दिया। अब बायोलॉजी क्या है? सो हमारी बॉडी नॉर्मल ऐसी नहीं है जैसे आपको मतलब लगता होगा ऊपर से, चलो ठीक है हो गया। बॉडी हमारी बहुत टिपिकल या डिफिकल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बनी हुई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी या एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलकर बनती है? सेल से। बिकॉज सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है? सेल करता है। मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सभी फंक्शंस में भी हेल्प करता है। देखिए आप, सेल के अंदर हो रही है ना ये रिएक्शन, तो फंक्शन कर रहा है ये। तो सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। अब सेल से मिलकर डायरेक्ट बॉडी तो नहीं बनेगी, सेल से मिलकर बनता है हमारा टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेट्रा। ये सारी चीजों से मिल, और ये सारी चीजें मिलके, सारे सिस्टम्स मिलके पूरी इंडिविजुअल मतलब पूरी बॉडी बन जाती है। तो बायोलॉजी क्या है? ये जो सिस्टम बन रहे हैं, ऑर्गेनिक्स ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, सॉरी, उन्हीं ऑर्गन सिस्टम के द्वारा क्या होता है? फूड ब्रेक होता है, फूड पूरी बॉडी में मूवमेंट करता है, दैट इज बायोलॉजी। क्लियर है? सो बायो में आप पढ़ेंगे कि आखिर फूड कैसे ब्रेक हो रहा है, कौन इसको ब्रेक कर रहा है, कौन कौन सा एंजाइम्स होते हैं, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है बायो में। क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइंस में जो तीन पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये क्या होते हैं। अभी आपने 10th में ये एक ही बुक में पढ़ा है। किसमें पढ़े हैं ये तीनों चीजें? एक बुक में पढ़ी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। लेकिन अब जब हम साइंस या बायो लेते हैं, तो बायो में हमें ये जो एक बुक है, तीन पार्ट्स में डिवाइड देखने को मिलती है। कैसे मिलती है? तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसको मैं रफ कर दूं क्या? तो ये तीन पार्ट्स में मिलेगी। एक बुक फिजिक्स की अलग मिलेगी हमें, एक बुक हमें केमिस्ट्री की अलग मिलेगी, और एक बुक हमें बायोलॉजी की अलग मिलेगी। मतलब जो हमने एक छोटी सी बुक में सभी चीजों को कवर किया था, अब हम इसे डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर? फिजिक्स की अलग होगी, केमिस्ट्री की अलग होगी, बायो की अलग होगी। सो हम बात करेंगे बायो को लेके। क्लियर? अब अगर आप क्लास 11th में आ गए हैं, तो हम देखेंगे बायो के सब्जेक्ट्स को, बायो में आखिर कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सो चलिए।
ओके, सो क्लास 11th में हम आ गए हैं, हमने बायो ले लिया है, तो हम क्या देखेंगे, कुछ बातें हमें जानना है कि टोटल क्लास 11 से 12 तक की बायो में टोटल 10 यूनिट होती है। कितनी होती है? 1 से यूनिट 1 to 10। क्लियर है? ये 10 यूनिट को हमें क्लास 11th एंड 12th में डिस्कस करना है। अब बात करें हम 11th की, सो 11th में आती है हमारी 1 से लेकर 5 तक यूनिट्स। क्लियर? और क्लास 12th में आती है हमारी 6 से लेकर 10th तक। क्लियर? सो ये 10 यूनिट को हमें डिस्कस करना है 11th 12th में। तभी जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ते हैं तो हमें क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरी 1 से लेकर 10 तक की सभी यूनिट्स हमारी क्लास 11 एंड 12th में मिलती हैं। क्लियर है? सो अब हम क्लास 11th में है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे क्लास 11th की यूनिट्स को कि आखिर कौन कौन सी यूनिट है इसमें, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड है। देन उसके बाद 12th वाले देखेंगे क्लास 12th की, क्योंकि वो 11th को जानते हैं, समझते हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं फिर भी छोड़ दिया है किसी ने ये समझ के कि बोर्ड नहीं हटाओ, वो जरूर देख ले कि आखिर हमें क्या पढ़ना है। ये नहीं सोच सकते हम कि क्लास 12th पढ़ लिया हो गया, 11th जरूरी नहीं है। 11th मस्ट बी इंपॉर्टेंट, सारे बेसिक्स 11th बनाती है। सिर्फ बेसिक्स नहीं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो 12th में नहीं मिलते 11th के, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सभी टॉपिक, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स हैं। क्योंकि 1 से लेकर 5 तक हमें यहाँ पे मिलेगा एंड 6 से लेकर 10 तक हमें यहाँ मिलेगा, तो दोनों ही चीजें अलग हैं, सो सभी को जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की बायोलॉजी को डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्या क्या चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। देन हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू आपको मिलेंगे चैनल पे। सो आपको सर्च करना है DS साइंस क्लासेस, वहां आपको प्लेलिस्ट में कंटिन्यू सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्लियर? सो चलिए सो यूनिट फर्स्ट हम पहले डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट को कि आखिर यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है एंड उसमें कौन कौन से चैप्टर है। सो फर्स्ट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों की विविधता। क्या होता है ये? सो आपने देखा होगा इस अर्थ पे एक प्रकार का एनिमल नहीं रहता है, कई सारी स्पीसीज रहती हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी स्पीसीज मिलेंगी आपको। डॉग है, काऊ है, एनिमल्स में बर्ड्स हैं, एनिमल्स मतलब शेर वगैरह, ये सारी चीजों के बर्ड्स मिल गए, बर्ड्स में भी वैरायटी, ह्यूमंस हैं एंड सारी मैमल्स, रेप्टिलिया, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना। मेनली 5 कैटेगरी होती हैं। क्या होती हैं? एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस अर्थ पे। इसका मतलब ये है कि अर्थ जो है, मान लीजिए एक अर्थ है, तो इस पे एक प्रकार का स्पीसीज नहीं है, कई टाइप की स्पीसीज है। अब स्पीसीज होंगी तो उनका खाना पीना, रहन सहन, हर चीज अलग होगा। अब ऐसा नहीं कि जो चीज मुझे पसंद है वही आपको पसंद हो। एक घर में कई सारे लोग रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सारे गुण या फिर सभी चीजें एक जैसी हो या पसंद एक जैसी हो। सबकी पसंद अलग अलग होती है। सेम एज इस पूरे अर्थ पर डिफरेंट स्पीसीज वाले एनिमल रहते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका खाना पीना अलग रहता है, मतलब उनका अडेप्ट करने का तरीका अलग है, उनका एनवायरमेंट चेंज है, ये सारी चीज चेंजेस रहेगी। चेंजेस के कारण क्रिएट होती है हमारी विविधता। ठीक है? डिफरेंट मतलब बोल सकते हैं कि वैरायटी होगी स्पीसीज की अर्थ पे, तो वहां पे विविधता देखने को मिलेगी। ठीक है? डाइवर्सिटी में विविधता आपको देखने को मिलेगी कि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रकार की स्पीसीज है, या फिर वही स्पीसीज के कुछ कैरेक्टर्स चेंज है, उनकी पसंद चेंज है ना। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा बकरियों को, तो यहाँ की बकरियां कुछ, लेकिन हिमाचल साइड जाएंगे तो वो है तो स्पीसीज बकरी की, लेकिन वो क्या है, चेंज है, उसके रहन सहन, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, चेंजेस रहता है क्लाइमेट के कारण। सो इसी को हम बोलेंगे क्या, जीवों की विविधता। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाएंगे, उनका रहन सहन अलग होगा, खाना पीना अलग होगा, ये सारी चीज आएगी हमारी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी क्या है, किस एरिया में वो सरवाइव करते हैं, कितने प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि एक क्लास में, एग्जाम्पल के लिए कोई क्लास है, वहां पे ना एक ही प्रकार के स्टूडेंट नहीं होंगे, हर प्रकार के स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बहुत हाई एल्टीट्यूड वाले, मतलब बहुत नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, कुछ एकदम लो कैटेगरी। इट मींस ये कि उनका नॉलेज लेवल थोड़ा वीक होगा या फिर वो कमजोर होंगे। तो एक क्लास में आपको वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे। सेम इस अर्थ पर बहुत वैरायटी वाली स्पीसीज मिलेगी। उन स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिफाइन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जैसे हम एक क्लास में डिफाइन कर देते हैं कि अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट को आगे बिठाया जाएगा, इन नॉर्मल पीछे, या फिर
कम पढ़ने वाले स्टूडेंट को आगे या नॉर्मल अच्छे पढ़ने वाले को पीछे, ताकि उन पे अच्छे से ध्यान दिया जाए। या फिर कह सकते हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको सेक्शन ए में डिवाइड किया जाए, देन उसके बाद सेक्शन बी एंड सी। सेम एज एनिमल की कैटेगरी को भी हम डिवाइड करते हैं उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। सो ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट में। हम इसमें पढ़ेंगे क्या, वैरायटी ऑफ स्पीसीज। हम बहुत सारी स्पीसीज की वैरायटी देखेंगे, उसमें हम प्लांट्स देखेंगे, एनिमल्स देखेंगे, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। में से हम बॉटनी को डिस्कस करेंगे और जूलॉजी को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी? सो आप एक बात जानिए, जो हमारी साइंस होती है, साइंस में अगर हम बायो को डिस्कस करते हैं, सो बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं। बायोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बायो मीन्स होता है क्या, लिविंग, एंड लॉजी मतलब हो जाएगा स्टडी। क्लियर? मतलब बायोलॉजी में हम क्या बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली ह्यूमंस या फिर एनिमल्स या फिर बर्ड्स, ये सारी चीजें नहीं होती, प्लांट्स भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। कैसे पता चलता है, ये जब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? सो हमें डिस्कस करना है बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को करना है, पढ़ना है। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे 2 पार्ट्स को लेके, एक प्लांट एंड दूसरा होते हैं हमारे एनिमल्स, मतलब जिन्हें हम बोलते हैं जंतु एंड पादप। क्लियर? सो जब हम एनिमल की स्टडी करते हैं, एनिमल को लेके डिस्कस करते हैं, सारी ब्रीफ स्टडी करते हैं एनिमल को लेके, तो उसे हम बोलते हैं जूलॉजी। एंड जब हम प्लांट के लेकर डिस्कस करते हैं, प्लांट को लेके आगे स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं बॉटनी। क्लियर है? सो ये बायो में अभी हमें क्लास 11th एंड 12th में दोनों को लेके चलना है, बॉटनी एंड जूलॉजी। आगे चल के आप सब्जेक्ट स्पेसिफाई करेंगे तो वहां पे आपको किसी एक चीज को पर्टिकुलर एक चीज को लेके डिस्कस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो आपके सब्जेक्ट्स यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं बॉटनी एंड जूलॉजी में, कि आप कोई जूलॉजी स्पेशलिस्ट होता है, कुछ लोग बॉटनी स्पेशलिस्ट होते हैं। सो ये दोनों ही पार्ट्स अलग है, लेकिन अभी हम क्लास 11th में दोनों को साथ में लेके चलेंगे कि आखिर बॉटनी क्या है एंड जूलॉजी क्या है। सो नॉर्मल आपको एवरेज आइडिया लग गया कि बॉटनी मीन्स जहाँ पे हम प्लांट्स को लेके डिटेल स्टडी करेंगे, एंड जूलॉजी मीन्स जहाँ हम एनिमल्स मतलब जंतुओं को लेके स्टडी करेंगे। क्लियर है? सो अभी हम बात कर लेते हैं, टॉपिक से नहीं हटेंगे। तो ये सारी चीज तो हमारी बायोलॉजी में आ गई। सो बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस करते हैं क्लास 11th की। तो इसमें हमें देखना है क्या, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डाइवर्सिटी आखिर क्या क्या होगी। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे क्या क्या आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं एंड एनिमल्स भी आते हैं। क्लियर? सो चलिए हम डिस्कस करेंगे आगे कि हमें फर्स्ट यूनिट में, मतलब आप देखिए यहाँ पे आपको ये इमेज जो दिखाई दे रही है, दिख रही है सबको? सो इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा प्लांट, पेड़ दिखाई दे रहा है, एंड सेकेंड आपको ये एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे, प्लांट्स को देखेंगे, प्लांट्स की वैरायटीज को देखेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एंड एनिमल्स को देखेंगे, एनिमल्स की स्टडी करेंगे। क्लियर है? सो आपको समझ में आ गया बॉटनी एंड जूलॉजी क्या होता है। चलिए, सो अगर हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करें तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 11th में आता है द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। आखिर लिविंग वर्ल्ड क्या है? आप ये इमेज देख रहे हैं, ये मान लीजिए एक वर्ल्ड में, मतलब पूरे अर्थ में प्लांट्स एंड एनिमल हैं। आखिर इनका पूरा क्राइटेरिया कैसा है, इनका रहन सहन कैसा है, एक प्लांट कैसे सरवाइव करता है, एक एनिमल कैसे सरवाइव करता है, और वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाएंगे तो सबका रहन सहन अलग अलग होगा। तो इन सबको स्टडी करेंगे। अब पर्टिकुलर हर एक के बारे में स्टडी करना डिफिकल्ट है, तो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे और स्पेसिफिक उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? आपको समझ में आया? सो हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, मतलब सजीव जगत। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सा एनिमल किस टाइप से रहता है, उनका रहन सहन, कितनी टाइप की स्पीसीज होती है, वैरायटी होती है। क्लियर? फर्स्ट चैप्टर को समझ में आया? यही हम बात करें सेकेंड चैप्टर की। सो सेकेंड चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब जैविक वर्गीकरण। अभी आपने ये देख लिया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया कैसा है, मतलब उसका पूरा वर्ल्ड कैसा है। चैप्टर का नाम क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपना पूरा रहन सहन या उसका पूरा क्षेत्र कैसा है लिविंग वर्ल्ड में, हम यही डिस्कस करेंगे। जैसे मैं मान लूंगी एक रूम बना लिया, ये मेरा पूरा वर्ल्ड है, मतलब मेरे रहन सहने का तरीका सब कुछ इस एरिया में फिक्स है। तो मेरे से रिलेटेड कोई भी स्टडी करेगा तो इस एरिया के बारे में डिस्कस कर सकता है, स्टडी कर सकता है, क्योंकि ये मेरा वर्ल्ड है।
ठीक है। सेम इज एक लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानना, उसके पूरे क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जैविक वर्गीकरण। इसमें हम बात करेंगे कि हमने आके चलो लिविंग वर्ल्ड जान लिया है, हमने जान लिया एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, उनका नॉलेज लेवल क्या है, कितने प्रकार के स्टूडेंट इसमें पाए जाती है, सारी बात हमने जान ली। अब हर एक स्टूडेंट को अलग अलग, जैसे मान लीजिए एज अ टीचर, सो वहाँ पे बहुत प्रकार के स्टूडेंट पाए जाएंगे, अच्छे भी एंड बुरे भी। तो मैं सबको सेम लेवल पे नहीं पढ़ा सकती हूँ। मान लीजिए किसी का कैचिंग पावर बहुत अच्छा है, किसी का कैचिंग पावर थोड़ा सा वीक है, तो मैं ये अगर समझ के कर दूं कि इसका कैचिंग पावर अच्छा है तो मैं उसी वे में सबको समझा दूं, तो जिसका नहीं उसे क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा। ये चीजों को ईजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका कैचिंग लेवल अच्छा है, नॉलेज लेवल सही है, उसको हम एक सेक्शन में डिवाइड करेंगे, एंड जो नॉर्मल है, वीक है, उनको अलग सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ताकि हम उसे पर्टिकुलर वैसा ट्रीट कर सकें। अगर जो हाई लेवल का है तो उसमें कम हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें, और जो लो लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें हम हाई एनर्जी यूज करके उन्हें वो चीज समझा सके। ठीक है। अब ऐसा क्यों किया है, खुद की सुविधा के लिए एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सुविधा के लिए। ठीक है। वैसे ही एनिमल्स की स्टडी करने के लिए हम पर्टिकुलर हर एक एनिमल की स्टडी नहीं करेंगे, है ना। हम एनिमल की स्टडी करने के लिए हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे। जो सेम कैरेक्टर्स, जैसे मान लीजिए 4 पैर वाले कैरेक्टर्स जो शो करते हैं, उन एनिमल को अलग डिसाइड कर देंगे, हम क्लासीफाई कर देंगे। जिनके पास विंग्स हैं, मतलब पंख हैं, उनको अलग क्लासीफाई कर देंगे। जिसके पास बीक है उनको अलग क्लासीफाई कर देंगे। जिसके पास तैरने की कैपेसिटी है, फिन्स है, उनको अलग क्लासीफाई कर देंगे। तो बर्ड्स, मैमल्स, ये सारी चीजें अलग अलग क्लासीफाई होती जाएंगी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कि मैमल्स में क्या क्या आते हैं, जिनके पास मैमेलियन ग्लैंड है, उसमें सिर्फ ह्यूमन नहीं होगा, काऊ है, डॉग है, ये सारी चीज इसमें मैमल्स में आएंगी। सबसे ज्यादा हाई कैटेगरी के एनिमल्स में काउंट किया जाता है। क्लियर है। तो आपको सेकंड चैप्टर समझ में आया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट सेकंड की, अच्छा फोर्थ भी आ गया, चलिए थर्ड चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम, पादप जगत जिसे कहते हैं। अभी आपको समझाया था कि बायोलॉजी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्लांट का, एक एनिमल का। प्लांट्स पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी, एंड एनिमल पार्ट को हम बोलते हैं जूलॉजी। क्लियर। सो अभी स्टार्टिंग में हम लिविंग वर्ल्ड में प्लांट एनिमल दोनों को डिस्कस करेंगे, एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट का क्लासिफिकेशन अलग करेंगे और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन अलग करने वाले हैं। अब हम जब पादप जगत पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम, तो इसमें हम सिर्फ बॉटनी से रिलेटेड बात करेंगे, प्लांट से रिलेटेड बात करेंगे, प्लांट का क्राइटेरिया देखेंगे, उनकी स्पीसीज, उनका क्लासिफिकेशन, ये सारी बात करेंगे। यही बात करें हम जंतु जगत मतलब एनिमल किंगडम की, तो यहाँ पे हम पूरे एनिमल के क्लासिफिकेशन, एनिमल की स्टडी, टाइप्स ऑफ एनिमल स्पीसीज, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको यूनिट फर्स्ट समझ में आई है क्लास 11th की। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड का नाम क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल। मतलब एक प्लांट एंड एनिमल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, फॉर्मेशन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन मैंने किया है, तो आखिर उस ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हैं मुझे कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा, ये सारी चीजों को पता होना चाहिए। वैसे एक एनिमल एंड प्लांट का पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर जब तक हम नहीं जानेंगे, उसकी आइडिया या जानकारी हमें नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज जानने के लिए हम उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सो यूनिट सेकंड इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। इसमें हम उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जंतु और पादप की संरचना के बारे में। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, सिर्फ प्राणियों और पौधों में संरचनात्मक संगठन की उनका पूरा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो आपको समझ में, मतलब स्ट्रक्चर को लेके बात करने वाले हैं इसमें, बॉडी स्ट्रक्चर, प्लांट की, एनिमल की, सारी चीजें। सो इसमें हम कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करेंगे अगर हम ये बात कर लें। सो ये हमारे यहाँ पे आते हैं 3 चैप्टर। कितने चैप्टर है इसमें, 3 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर इज, इसमें पढ़ेंगे हम क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पीय पौधों की आकृति विज्ञान। इसमें हम जानेंगे, जैसे मान लीजिए एक फ्लावर है, तो इसका शेप किस टाइप का है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, किस टाइप के पोजीशन को शो करता है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे किसमें, चैप्टर फर्स्ट में, मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर फ्लावर्स होते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी आखिर कैसी है, क्या है, मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर आता है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब उसकी एनाटॉमी जानना जरूरी है। एनाटॉमी इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसमें हम जानेंगे डिटेल में कि आखिर प्लांट में या फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किसका क्या फंक्शन होता है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, सारी चीज हम डिस्कस करेंगे किसमें, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पीय पौधों की शारीरिक संरचना,
शारीरिक संरचना, यहाँ पे हम इसके संगठन की, आकृति विज्ञान या संगठन की बात करेंगे, वहीं हम यहाँ बात करेंगे शारीरिक संरचना की। क्लियर। एंड थर्ड चैप्टर इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। अभी आपको हर जगह आपको यूनिट फर्स्ट में यही देखने को मिलेगा, फर्स्ट सेकंड तक, क्या प्लांट एंड क्या एनिमल्स, मतलब आपको बॉटनी एंड केमिस्ट्री, सॉरी बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों ही चीज देखने को मिलेगी। क्लियर। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे आते हैं बॉटनी के चैप्टर, किसके, जहां भी प्लांट से रिलेटेड डिस्कस हो आप समझ जाइएगा कि ये बॉटनी है, एंड जहां भी एनिमल से लेकर डिस्कस हो, एनिमल को लेके, तो ये क्या है, हमारी जूलॉजी है। क्लियर है, समझ में आया। सो यूनिट सेकंड जो है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, इसमें हम देखेंगे बॉटनी एंड केमिस्ट्री दोनों के ही कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पीय पौधों की आकृति विज्ञान। सेकेंड चैप्टर आता है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पुष्पीय पौधों की शारीरिक संरचना। एंड थर्ड चैप्टर आता है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, इसमें हम जूलॉजी को लेके डिस्कस करेंगे, एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एनिमल की स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट थर्ड यूनिट जो आती है हमारी, इसकी सबसे इंटरेस्टेड एंड मजेदार यूनिट है हमारी। क्यों है, ये हमारी बायो की जान है कह सकते हैं, स्टार्टिंग से बेसिक्स बनाते हैं ये। क्यों, हमने प्लांट पढ़ लिया, एनिमल पढ़ लिया, उसका क्राइटेरिया देख लिया, मतलब हमने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड देख लिया। अभी जो डाइवर्सिटी आ रही है, वर्ड डाइवर्सिटी आ रहा है, वो कैसे आ गया, अचानक से तो आएगा नहीं। इसका मतलब ये कि प्लांट और एनिमल का फॉर्मेशन आखिर कहाँ से हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगी कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसकी बेसिक यूनिट क्या है। अचानक से बिल्डिंग आके खड़ी नहीं हो जाती है, बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी बेसिक्स यूनिट को क्या होना पड़ता है, कंबाइंड होना पड़ता है, देन जाके बिल्डिंग बनती है। क्लियर। सो आपसे कोई भी पूछेगा किसी भी हाउस या बिल्डिंग या टेंपल की बेसिक यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे ब्रिक्स, मतलब ईट। ईट से मिलके पूरा मंदिर, दीवार, घर या फिर बिल्डिंग बनी है या फिर मॉल बना है, ये सारी चीज किससे मिलके बनी है, ईट से। वैसे ही हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट होती है सेल। क्या होती है, सेल। मतलब जैसे मान लीजिए ये कौन है, चिंटू। चिंटू के मन में ख्याल आया, क्या आया, चिंटू को थोड़ा सा अच्छे से बना ले, नहीं तो चिंटू नाराज हो जाएगा। चिंटू के मन में क्या ख्याल आया, ये कान है चिंटू के, कि अच्छा चलो चिंटू देख क्या रहा है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, मंदिर है, इस मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं, कुछ भी हटाइए। सो चिंटू ने एक मंदिर को देखा और चिंटू के मन में ख्याल आया कि ये मंदिर अचानक से नहीं बनता, मैं जानता हूं, क्योंकि ये जो दिखता है, मंदिर बनाने के लिए ब्रिक्स की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत होती है, ब्रिक्स, मतलब ईट। इन ईट से मिलकर ये पूरा मंदिर बनता है। मतलब हर एक चीज की जो हमें दिखाई दे रही है उसकी एक बेसिक यूनिट होती है। तो क्या हमारी भी कुछ बेसिक यूनिट होती है, जैसे मंदिर डायरेक्ट नहीं बन रहा है, ब्रिक्स उसकी बेसिक यूनिट है, वैसे मेरी बॉडी भी तो डायरेक्ट नहीं बनेगी, चिंटू सोच रहा है। तो बॉडी आखिर किससे मिलकर बनती है, तो चिंटू ने इस पे स्टडी की और क्या पाया कि जैसे ईट से मिलकर पूरा मंदिर, बिल्डिंग और मॉल, ये सारी चीज बनते हैं, हाउसेस, ये सारी चीज बनते हैं, सेम एज एक बॉडी किससे मिलकर बनती है, सेल से। पूरा मंदिर कितना बड़ा होता है लेकिन ईंट कितनी छोटी होती है, वैसे हम उसे देख सकते हैं लेकिन वो फिर भी छोटी होती है। सेम हमारी बॉडी कितनी बड़ी होती है, बड़ी मस्त, मतलब हम देख सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जिससे मिलकर बनती है, जिसे सेल बोलते हैं, वो बहुत छोटी होती है, इसे हम इजीली नहीं देख सकते। अगर हम यहाँ हाथ रखें तो यहाँ पे सिर्फ एक सेल नहीं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल है। जहां भी पर्टिकुलर हम एरिया में हाथ रखते हैं वहां पे ग्रुप ऑफ सेल होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि सेल जो है बहुत छोटी होती है, जिसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्लियर। तो इसने आइडेंटिफाई किया चिंटू ने कि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनती है, और सेल अकेले नहीं बनाती है। जैसे एक ईंट से घर नहीं बनता है, टेम्पल नहीं बनता, एक ईंट पहले कंबाइंड होकर एक दीवार बनाती है, और फिर वो दीवार कंबाइंड होके एक रूम बनाती है, एंड रूम कंबाइंड होके एक घर बनाते हैं, एंड घर बहुत सारे घर बन के एक कॉलोनी बनती है। सेम एज एक सेल कभी नहीं बनाएगी बॉडी को, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं,
एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरी क्या बनाता है, एक इंडिविजुअल बनाता है। तो आपको समझ में आया, पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनती है। तो हम कह सकते हैं क्या, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जब सेल इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसको ऐसे ही कैसे जाने दें। भाई आपने बायो लिया है तो किसी भी टॉपिक को आप ऐसे थोड़ी ना स्किप कर देंगे कि चलो हमें पता है सेल से मिलकर बॉडी बनती है। आखिर सेल के अंदर की क्या हिस्ट्री है ये जानना भी तो जरूरी है। सेल में आखिर क्या क्या पाया जाता है, जो सारी रिएक्शंस करती है। क्यों हम सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी। हर एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है सेल। क्लियर। तो उसको जानने के लिए हम डिस्कस करेंगे कोशिका मतलब संरचना और कार्य, कि आखिर सेल क्या है, इसकी संरचना क्या है। तो सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, ये चीज जानेंगे। इसको जानने के लिए हमें कितने टॉपिक्स को डिस्कस करना है, ये अगर हम डिस्कस करें, ये सेल दिख रही है आपको, देखिए कैसे कैसे दिख रही है, हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं इसको। फर्स्ट चैप्टर हम इसे पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ बॉडी, कि सेल को हम यूनिट ऑफ बॉडी क्यों बोलते हैं, क्या क्या चीज इसमें होती है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। सेकंड होता है हमारा बायोमोलिक्यूल, मतलब सेल के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं या फिर जो भी है सारी चीजें हम बायोमोलिक्यूल्स में क्या देखेंगे कि आखिर सेल सारी किन किन चीजों से मिलकर बनी है, उसका कंपोजिशन देखेंगे। क्लियर। एंड सेल साइकिल एंड डिवीजन में देखेंगे कि एक साइकिल नहीं होती जो पूरी बॉडी को बना दे, सॉरी एक सेल नहीं होती जो पूरी बॉडी को बनाए, कई सारी सेल होती हैं। और कई सारी सेल कैसे बनती है, जब एक सेल बड़ी हो जाए और डिवाइड हो जाए 2 सेल में, फिर ये 2 सेल 4 में डिवाइड हो जाती हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो ये पढ़ेंगे हम सेल साइकिल में कि आखिर ये सेल कैसे अपनी साइकिल कंप्लीट कर रही है, डिवाइड हो रही है। सेल साइकिल में हम डिवीजन पढ़ेंगे सेल का, कैसे कैसे डिवाइड होती है, क्योंकि टाइप्स होते हैं डिवीजन के। क्लियर है। अब हम बात करें थर्ड यूनिट की हमारी, सॉरी फोर्थ, थर्ड तो हमारी हो गई है। थर्ड यूनिट है हमारी प्लांट फिजियोलॉजी। अब हमने चलो ठीक है स्टार्टिंग में फर्स्ट में पढ़ लिया प्लांट एंड एनिमल की डाइवर्सिटी के बारे में। सेकंड हमने जान लिया उनके क्लासिफिकेशन वगैरह, हमने सारी चीज उसकी एनाटॉमी वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी चीज देख ली। थर्ड में हमने देख लिया पूरी बॉडी या पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनसे मिलकर बनते हैं, जिसे हम सेल बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस कर लिया। अब हम फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं, मतलब बॉटनी एंड जूलॉजी होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ यूनिट में बेसिकली हमें डिस्कस करना है प्लांट मतलब बॉटनी को लेके, प्लांट की सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, आखिर वो कैसे फंक्शन करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से उसमें सिस्टम्स पाए जाते हैं, किस सिस्टम का क्या काम होता है। जैसे मान लीजिए आपकी ह्यूमन बॉडी है, इसका काम है क्या, देखना, खाना, सुनना, बोलना, चलना फिरना, ये सारी चीज पॉसिबल क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक नहीं कई सारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा, ये सारी चीज पाई जाती है। और इन सब चीजों को हम स्टडी करते हैं, जैसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। वैसे प्लांट के अंदर, प्लांट क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ग्रोथ करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो उसके सभी ऑर्गन एंड सिस्टम के बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हम करेंगे यूनिट फोर्थ में, प्लांट फिजियोलॉजी में। क्या क्या पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करें तो हम ये देखेंगे, फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, मतलब उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मतलब जो हाई कैटेगरी के प्लांट होते हैं, आखिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन सब लोग जानते हैं फूड बनाना, प्लांट आखिर फूड कैसे बनाता है, तरीका क्या है उसका। चलिए बच्चों ने पढ़ा है सनलाइट वाटर के प्रेजेंस में मिक्सअप करके बन गया खाना तैयार। लेकिन अचानक सुनिए तो वो खाने के बर्तन कौन से यूज हो रहे हैं, कौन कौन से मसाले यूज हो रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है ना एक सेफ के लिए। वैसे एक बायोलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट के लिए ये जानना जरूरी है कि एक प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, कहाँ कहाँ पर उसकी कौन सी प्रोसेसेस चलती हैं। क्लियर। तो ये बात करेंगे हम इसमें। सेकेंड चैप्टर आता है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट सांस लेते हैं कैसे, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को गेन करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं O2 को जो हम लेते हैं, तो वो सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे हम अपना रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, लंग्स वगैरह, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे, वैसे हम प्लांट को लेके चलेंगे। एंड थर्ड आता है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आखिर एक पौधे में वृद्धि कैसे होती है, उसका विकास कैसे होता है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। एंड लास्ट यूनिट की बात करें तो लास्ट इज यूनिट 5, जो कि हमारी क्लास 11th की लास्ट यूनिट है, जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। मतलब ये क्लास 11th की बायोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंट एंड अच्छा या इंटरेस्टेड चैप्टर है। वैसे आप कहेंगे सभी तो इंटरेस्टेड है, बिल्कुल सही। आपका इंटरेस्ट लगातार बना रहे, सभी चैप्टर्स बहुत मजेदार रहेंगे, और नहीं बना रहे तो बोरिंग लगेगा आपको, लगेगा फटाफट ही सिलेबस कंप्लीट हो। सो फिजियोलॉजी क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम एक ह्यूमन स्पीसीज है,
हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने की, और खासकर खुद के विषय में जानने की, है ना। जैसे हम साइकोलॉजिस्ट से जानते हैं अपने विषय में कि मेरा हाथ देखिए, ये बताइए, वो बताइए, क्यों, हमें इंटरेस्ट है खुद के बारे में जानने का एंड दूसरों के बारे में भी जानने का। क्लियर। वैसे ही हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में खुद के बारे में स्टडी करेंगे, ह्यूमन स्पीसीज के बारे में, मतलब मैमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। मैमल्स में आते हैं ह्यूमन, बर्ड्स और ये क्या बोलते हैं, काऊ वगैरह, ये सारी चीजें आएंगी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एक मैमल्स वाली स्पीसीज जो होती है वो कैसे डाइजेशन करती है, कैसे रेस्पिरेशन करती है, कैसे सर्कुलेशन करती है, कैसे रिप्रोडक्शन करती है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज हमें इसमें डिस्कस करना है। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब इसमें क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे ये हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम मानव की शरीर की समस्त संरचना एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर क्यों बना है दौड़ता हुआ ह्यूमन, क्यों, क्योंकि हमें इसके बारे में पढ़ना है। क्लियर। सो हमें क्या क्या चैप्टर डिस्कस करना है। फर्स्ट है हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब श्वसन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, श्वसन और गैसों का आदान प्रदान। अब ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से आपको क्या क्लियर हो रहा है। ब्रीथिंग मतलब तो सभी लोग जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, सांस लेना छोड़ना, ये ब्रीथिंग के अंदर आता है, इनहेल एंड एक्सहेलेशन, ब्रीथिंग। सो ब्रीथिंग जो चैप्टर है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ह्यूमन बॉडी में एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, मतलब ब्रीथिंग कैसे होता है, ब्रीथिंग में पूरा ऑर्गन, ब्रीथिंग का पूरा ऑर्गन जो सिस्टम होता है वो कैसा दिखाई देता है, उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। हम सभी जानते हैं बेसिक सी बात क्या, कि ब्रीथिंग के अंदर हम ऑक्सीजन को लेते हैं एंड CO2 को छोड़ते हैं। तो वो कैसे होता है, ये गैसों का एक्सचेंजेशन हो रहा है ना, एक्सचेंज हो रही है गैसें, आदान प्रदान हो रहा है गैसों का, तो ये कैसे होता है, ये पूरी चीज हम डिस्कस करेंगे किसमें, फर्स्ट चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। पूरे हम रेस्पिरेशन सिस्टम को लेके चलेंगे। क्लियर। सेकेंड आता है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब बॉडी फ्लूइड से आप क्या समझते हैं, क्या होता है बॉडी फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या होता है, लिक्विड। बॉडी मतलब बॉडी में कौन सा लिक्विड, पानी दौड़ लगाता है क्या, सही बात है, पानी होता है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में पानी का ही होता है परसेंटेज। लेकिन जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड। कट लग जाने पर, चोट लग जाने पर ये रेड कलर का फ्लूइड बहता है, इसी को हम बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। ब्लड, ब्लड में कई सारे सेल्स पाए जाते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो बॉडी फ्लूइड क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बनता है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब हार्ट से ब्लड ऑर्गन तक, ऑर्गन से वापस हार्ट तक, ये पूरी चीज लगातार चलती रहती है। तो क्यों चलती है, क्योंकि हर एक चीज को हमारे ऑर्गन तक सप्लाई करने का काम करता है क्या, ब्लड, बॉडी फ्लूइड, है ना। जैसे मैं बोलूंगी पोस्टमैन का बेसिकली फंक्शन क्या है, ये संदेश को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये क्या, मैसेंजर है। सेम है सर्कुलेशन, क्या होगा, ब्लड क्या है, मैसेंजर है, और किसके थ्रू ट्रांसफर करता है सभी चीजों को, फूड वगैरह, मिनरल्स को, सर्कुलेशन के थ्रू। तो सर्कुलेशन पढ़ेंगे हम, बॉडी फ्लूइड पढ़ेंगे, हार्ट वगैरह डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड चैप्टर आता है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन, मतलब उत्सर्जी उत्पाद और उनका निकाशन। एक्सक्रीशन समझते हैं आप, बेस्ड प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना। बेस्ड प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, पूव आता है, यूरिन आता है, और क्या आता है हमारा, पसीना, स्वेट आता है, ये सारी चीज, CO2, ये सारी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो बॉडी में, जिनका कोई फंक्शन नहीं है, कोई वर्क नहीं है, तो उसे बॉडी से रिमूव करना है। अब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे, इनको रिमूव करने के क्या क्या तरीके होते हैं ये डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ये समझ में आया। एंड फोर्थ चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कि आखिर हमारी बॉडी में लोकोमोशन कैसे हो रहा है। फिजिक्स जिसमें बताया था आपको कि मैं चल पा रही हूँ, क्यों चल पा रही हूँ, मेरे ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची ना कि मुझे चलना है, या फिर किसी को थप्पड़ लगाना है, किसी ने बदतमीजी करी तो उसको मारना है, तो वो कैसे पता चला, मेरे ब्रेन ने कमांड दी कि मुझे इसको मारना है, मुझे, या फिर इसको नहीं मारना है ना, किसी से मुझे नमस्ते करना है, किससे मुझे हाई करना है, किसके मुझे गले लगना है, ये सारी चीज मेरा ब्रेन कमांड दे रहा है। तो ये पूरा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि लोकोमोशन आखिर कैसे हो रहा है, कौन इसे कमांड दे रहा है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड है। क्लियर। सो हम इस चैप्टर में ये चीजें डिस्कस करेंगे। एंड हमारा लास्ट सेकेंड चैप्टर आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपको मूवमेंट बताया जिसके कारण हो रहा है, जैसे ब्रेन हमारा कमांड है, तो ब्रेन के बारे में सारी डिस्कस करेंगे। ब्रेन बेसिकली नर्व सेल से मिलकर बनता है, तंत्रिका जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जिसे बोलते हैं तंत्रिका नियंत्रण और समन्वयन। मतलब कि गरम लग रहा है तो उस पे से हाथ हटाना है ना, अच्छा लग रहा है तो उसे पकड़ना है, कांटे चुभ रहे हैं तो उससे दूर भागना है, हीटिंग लग रही तो वहां से भागना है। ये आएगा हमारा किसमें, न्यूरल कंट्रोल में, कि नर्व हमें कंट्रोल कर रही है, सेंस कर रही है कि यहाँ खतरनाक है रहना।
क्लियर। एंड लास्ट चैप्टर आता है हमारा इसका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इट्स इंटीग्रेशन, मतलब रासायनिक समन्वय इन एकीकरण। मतलब अब हमने सभी चीज पढ़ ली है, तो हमें इसमें केमिकल चीजों को लेके डिस्कस करना है कि सारी चीज किन किन केमिकल्स के कारण हो पा रही है, क्योंकि पूरी अगर हम सेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें हमें कई सारे फ्लूइड केमिकल्स देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। जो यूनिट 5th है, बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट तो है, लेकिन आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी एंड लार्ज यूनिट है। 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं इसे कंप्लीट करने में, क्योंकि ये बहुत बड़ी है और कुछ भी चीज स्किप करेंगे तो आगे चल के आपको ही दिक्कत होगी, इसलिए डिटेल में पढ़ना मस्ट बी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सो यूनिट 5 में हम ये 6 चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, एंड इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। आपको लगातार सारी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी, और जो भी गैप अभी तक हुए उसे ध्यान में रखा जाएगा। और आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, जल्द से जल्द आपको आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।